टाइप मेन्यू तक हो गया था आपका सारा, फाइल से लेकर टाइप मेन्यू तक। अभी मैं आपको सिलेक्ट मेन्यू बताने जा रहा हूँ। सिलेक्ट एक्चुअली सिलेक्ट करता है, बहुत सारे तरीके होते हैं ऑब्जेक्ट को या सीन को सिलेक्ट करने में, या कलर रेंज हो जाता है उस हिसाब से सिलेक्ट पैनल। सिलेक्ट जो फाइल मेन्यू है ये उसके लिए काम में आता है, सिलेक्ट करने के लिए काम में आता है। अभी फिलहाल सिंपल है, ऑल कंट्रोल है। इससे क्या होगा, पूरी फाइल सेलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट हो जाएगा, और ये डिसेलेक्ट दिया हुआ है। अगर मैं ऑल करता हूँ और सिलेक्ट के नीचे ये ऑल करने से ये सारी फाइल सिलेक्ट हो गई है। पूरी फाइल जो भी आपकी फाइल रहेगी वो सिलेक्ट हो जाएगी, और डिसलेक्ट से कंट्रोल डी से डिसलेक्ट हो जाएगी। और सिलेक्ट में जाता हूँ, अगर रीसिलेक्ट करना है मुझे, मान लो गलती से कंट्रोल डी कर दिया और रीसिलेक्ट करना है तो मैं दबाऊंगा रीसिलेक्ट को, फिर से सिलेक्ट हो जाएगा। और इन्वर्स है, अगर कंट्रोल डी कर देता हूँ, अगर मेरे पास छोटा सा एक ये सर्कल है और मुझे इसके अंदर का हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे बाहर का हिस्सा कॉपी करना है। मैं इमेज लेकर के एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मैंने ये वाला हिस्सा सिलेक्ट किया और मुझे आंखें नहीं चाहिए। मतलब कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि अंदर का हिस्सा कॉपी नहीं करना, बाहर का हिस्सा कॉपी करना है, या बाहर के हिस्से पे काम करना है। तो सिलेक्ट में जा करके इन्वर्स कर दूंगा मैं, कंट्रोल शिफ्ट आई इसका शॉर्टकट है। तो ये दो सिलेक्शन दिखाई दे रहे हैं, कि ये अंदर का सिलेक्शन है, एक ये बाहर का सिलेक्शन है। तो अगर मैं इसको कॉपी करूंगा तो इतने हिस्से, बीच वाले हिस्से को छोड़ करके आसपास के सारा हिस्सा कॉपी हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ और फाइल में जा करके न्यू करके और क्रिएट करके फाइल पेस्ट कर देता हूँ, तो ये अंदर का हिस्सा छोड़ के बाहर का हिस्सा कॉपी हो जाता है। और अगर मान लिया कि मुझे ब्रश पे काम है, तो अंदर के हिस्से हिस्से को छोड़कर बाहर के हिस्से को मैं पेंट कर सकता हूँ इस तरीके से। तो आप समझ गए होंगे। और इन्वर्स के बाद में ऑल लेयर्स है। अगर मान लिया कि मेरे पास में बहुत सारी लेयर हैं, इतनी इतनी लेयर्स हैं मेरे पास। अगर मैं सिलेक्ट में जाके ऑल लेयर्स कर लूँगा, ऑल्ट कंट्रोल है, तो सारी लेयर्स को ये सिलेक्ट कर लेगा। बैकग्राउंड लॉक्ड है इसके लिए सिलेक्ट नहीं किया, सारी लेयर्स को सिलेक्ट कर लिया है। और डिसिलेक्ट लेयर करता हूँ तो सारी लेयर डिसिलेक्ट हो जाती हैं। अगर एक या दो लेयर भी मैंने सिलेक्ट करके रखी हैं और सिलेक्ट में जा करके मैं डिसिलेक्ट लेयर्स करता हूँ तो डिसिलेक्ट हो जाती है, लेयर डिसिलेक्ट हो गई। उसके बाद में फाइंड लेयर्स अगर मैं करता हूँ क्लिक, तो मैं लेयर को फाइंड कर सकता हूँ। मान लीजिए कि मुझे 3 नंबर की लेयर चाहिए, तो मैं यहाँ पर 3 टाइप करूँगा तो लेयर 3। 3 इसलिए क्योंकि लेयर 3 में 3 आ रहा है, नाम लिखा हुआ 3 का। अगर मैं यहाँ पर 5 डालता हूँ तो ये 5वें नंबर की लेयर आ जाती है, क्योंकि 5 इस लेयर के अंदर है। तो आप नेम वाइज भी लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट में सारा सिलेक्ट का ही काम आएगा। और आइसोलेट लेयर में अगर मान लीजिए कि एक फाइल और मैं इसमें डाल देता हूँ, ये मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको मैं अनलॉक कर देता हूँ। अब इतनी सारी लेयर हैं और मुझे काम सिर्फ एक ही लेयर पे करना है, वो भी नीचे वाली लेयर पे। तो मैं सिलेक्ट में जाऊंगा और आइसोलेट लेयर कर दूंगा, तो ये वाली लेयर आ जाती है, आइसोलेट हो जाती है, सिर्फ यही लेयर दिखाई देगी। और यहाँ पर लेयर पैनल में सिर्फ यही लेयर दिखाई देगी, क्योंकि आइसोलेट यही लेयर है। और इसको मैं मूव कर सकता हूँ, इस पर मैं काम भी कर सकता हूँ और ऑन ऑफ कर सकता हूँ, क्योंकि यही लेयर सिलेक्ट है। इसका बटन यहाँ पर भी दिया हुआ है आइसोलेट लेयर का। अगर मैं ये वाली लेयर सिलेक्ट करता हूँ और ये बटन यहाँ से दबा दिया, यानी कि आइसोलेट लेयर हो जाता है। तो इससे मैं आइसोलेट लेयर करके सिंगल लेयर के ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। और इसके बाद कलर रेंज, अगर मेरे पास में ये वाला फोटो है और इसको थोड़ा सेंटर में ले लेता हूँ,
मुझे ये ब्लू कलर ही चाहिए, सिर्फ ब्लू कलर ही चाहिए। तो मैं सिलेक्ट में जाकर कलर रेंज करूँगा। कलर रेंज में जो भी सिंगल पिक्सल वाला जो कलर रहेगा, जहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, उससे रिलेटेड जहाँ भी कलर होगा पूरी फाइल में, उस फाइल के सारे वही पॉइंट के वही कलर्स को, वही पिक्सल के कलर को ये सिलेक्ट कर लेगा। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, थोड़ा लाइट ब्लू है, यहाँ पर थोड़ा हल्का सा डार्क ब्लू हो गया, यहाँ पर ऐसा हो गया। मैं इसको ओके करता हूँ। अगर फ्यूजीनेस मुझे बढ़ाना है तो मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ इस तरीके से। और अगर मैं ओके करूँगा तो कलर रेंज के जरिए ये ब्लू ब्लू कलर सिलेक्ट हो गया है। तो इसका फ़ायदा बहुत होता है। मैं कंट्रोल डी करता हूँ, फिर से समझा देता हूँ, मैं कलर रेंज करता हूँ और ये वाला कलर मुझे चाहिए। इस पर मैंने पिक कर लिया और ओके किया तो ये वाला कलर सिलेक्टेड हो जाता है। पूरी फाइल में जहाँ पर भी ये होगा, ये कलर हाथों पर भी आ रहा है तो हाथों को भी सिलेक्ट कर लिया है, फेस और ये पीछे के ये जो भी चीज़ें हैं उनको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, जो कि लगभग सेम कलर है। फिजन थोड़ा कम करूँगा तो ये सिर्फ इसी कलर को सिलेक्ट करेगा। मैं करके देख लेता हूँ कलर रेंज में, और ये वाला कलर मुझे चाहिए और थोड़ी सी फिजीनेस में कम कर लेता हूँ इस तरीके से और ओके करता हूँ। तो सिर्फ यही वाला कलर सिलेक्टेड हो रहा है। जो पिक्सल में जो डार्क कलर आ रहा है या लाइट कलर आ रहा है या कलर चेंज हो रहा है तो उसको ये सिलेक्ट नहीं करेगा। तो फ्यूजनेस आप यूज़ कर सकते हैं। और फोकस एरिया, ये पिक्चर में फोकस एरिया जहाँ भी होगा उसको ये सिलेक्ट कर लेगा। और ये यहाँ से मैं अगर ओके करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, क्योंकि हाँ, ज़्यादातर फोटो में फोकस एरिया भी होता है और ब्लर्ड एरिया भी होता है। इसमें ये फोकस एरिया है। मैं दूसरी फाइल ओपन करके दिखा देता हूँ, ये वाली। यहाँ पर फोकस एरिया ये है कैरेक्टर और बाकी ब्लर एरिया है। मैं इसको फोकस एरिया करता हूँ और ओके कर देता हूँ। यहाँ पर सेटिंग भी है, सेटिंग भी चेंज करके देख लीजिए आप, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। फोकस एरिया यानी कि जैसे कि फ्लावर्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे फ्लावर हैं, आपको सिलेक्ट करना है तो ये फोकस के जरिए उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। जैसे कि बहुत सारे फ्लावर्स हैं और बैकग्राउंड ब्लर है तो आप वो शार्प शार्प जो भी एरिया रहेगा ये उसको सिलेक्ट कर लेगा, जैसे कि ये इसमें कर लिया है। सिंपल है, इसमें ज़्यादा एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। और ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा तो जो हमारा सब्जेक्ट है यानी कैरेक्टर है या ऑब्जेक्ट है, जिसको ये सब्जेक्ट बोल रहा है, जो मेन थिंग है जो कि दिखाई दे रही है फोटो में, ये उसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेगा। देखिए कितने अच्छे तरीके से इसको शार्प, बिल्कुल सही चीज़ को सिलेक्ट किया है, बिल्कुल कैरेक्टर को बराबर सिलेक्ट किया है। मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ उसको और ये यहाँ पर ये सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इसमें जाता हूँ फिर से सिलेक्ट एंड मास्क। अगर मैं करता हूँ इस फाइल के ऊपर, मैं पहले कंट्रोल डी कर लेता हूँ, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और सिलेक्ट में जा करके सिलेक्ट एंड मास्क करता हूँ तो ये ट्रांसपेरेंसी वगैरह ये सब ऑप्शन आ जाते हैं। ये बैकग्राउंड लेयर दिखाई देगी, अगर इसके पीछे कोई लेयर है तो ट्रांसपेरेंसी से लेयर दिखाई देगी। हल्की ट्रांसपेरेंसी रखना है तो रख सकते हैं। और मैं कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ इसमें। स्मूथ, फेदर वगैरह ये सब कॉन्ट्रास्ट वगैरह दिया हुआ है, ये सेटिंग कर सकते हैं और ओके किया मैंने। और ये यहाँ पर ब्लैक मास्क बन गया है। यहाँ पर मैं यहाँ पर वाइट कलर ले करके, ब्रश ले करके अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये पीछे वाली लेयर आएगी, यानी कि सिलेक्ट एंड मास्क हो जाता है इसमें। सिलेक्ट एंड मास्क फाइल को सिलेक्ट कर लेगा और मास्क बना देगा ब्लैक कलर का। आपको वाइट करना है पेंट करके तो आप पीछे का जो भी लेयर है वो दिखाई देगी इसमें। और
मॉडिफाई का मैं बता देता हूँ। पहले इस मास्क को डिलीट कर देता हूँ। ये मास्क है और मैं फ़िलहाल क्लोज ऑल कर देता हूँ और दूसरी फाइल ओपन करता हूँ। सब मिक्स हो गया था। ये लेता हूँ मैं और सिलेक्ट करता हूँ। फ़िलहाल तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ सब्जेक्ट को। ये सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। देखिए कितने मस्त तरीके से, बढ़िया तरीके से सिलेक्ट किया है। कोई भी मिस्टेक नहीं है। ये अंदर का भी सिलेक्ट किया, बस थोड़ा सा ये हिस्सा छोड़ दिया है। बाकी सारा हिस्सा बिल्कुल परफेक्ट सिलेक्ट किया है। और अब मैं ऑप्शन में जाता हूँ, मॉडिफाई में। बॉर्डर, अगर बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, पहले जूम इन करके दिखा देता हूँ। अभी सिंगल लाइन है, अगर मैं बॉर्डर कर दूंगा तो इसके साथ में डबल लाइन बन जाएगी, यानी कि इस फोटो की हम बॉर्डर पेंट कर सकते हैं, बॉर्डर बना सकते हैं। मॉडिफाई में जाकर के बॉर्डर, और 10 पिक्सल की बॉर्डर बनाना है। ओके किया तो ये मास्क डबल हो गया है पूरा, ऊपर से लेके चारों तरफ ये मास्क डबल हो गया है। और इसमें अगर कोई कलर फिल करना है तो लेयर न्यू ले करके मैं कलर फिल इस तरीके से कर सकता हूँ, या ब्लैक करना है तो ब्लैक भी ये कर सकता हूँ मैं। तो इफेक्ट देने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं इसको वापस से सिलेक्ट करता हूँ। ये सिंगल सिलेक्ट है। अभी मॉडिफाई में जा करके मैं स्मूथ करता हूँ। जहाँ पर शार्प कट है, ये जैसे कि ये यहाँ पर है, तो शायद से यहाँ पर इफेक्ट पड़े। मैं इसको स्मूथ करता हूँ और 10 पिक्सल का स्मूथनेस चाहिए मुझे। तो ये देखिए स्मूथ, बिल्कुल जो अंदर घुस रहे थे, सिलेक्शन जो अंदर घुस रहा था, थोड़ा जिगजैग टाइप में आ रहा था, मैं इसको स्मूथ कर सकता हूँ। तो ये भी आप समझ गए होंगे। मॉडिफाई में फिर अगला आता है एक्सपैंड, यानी कि जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन को मुझे आगे बढ़ाना है, थोड़ा सा बड़ा करना है, थोड़ा सा, और इसकी विड्थ है, हाइट है, ये और बढ़ाना चारों तरफ से और आगे करना है मुझे। तो मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ यहाँ पर और ओके करूँगा तो ये थोड़ा सा आगे एक्सपेंड हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। 10 पिक्सल आगे बढ़ गया है, जो कि चारों तरफ से बढ़ा हुआ है। ये जहाँ जहाँ भी सिलेक्शन था वहाँ से ये चारों तरफ से बढ़ गया है। इस तरीके से मैं अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल जेड। और उसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं ये करता हूँ तो ये सिलेक्शन अंदर की तरफ चला जाएगा। कितना अंदर पहुंचाना है, 10 पिक्सल अंदर पहुंचाना है या 3 पिक्सल अंदर पहुंचाना है, मैं ओके कर देता हूँ। तो 3 पिक्सल अंदर चला गया है ये चारों ओर से। अगर कोई बॉर्डर वगैरह आ रही है तो आप इसको कर सकते हैं, और ये सिलेक्शन करने के बाद में आप इसको 1-2 पिक्सल अंदर लेकर भी सिलेक्शन इसकी कॉपी उठा सकते हैं। इसके बाद ये फेदर है, सिंपल है। फेदर अगर मुझे 5 का देना है तो थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा ये, और इसमें फेदर आ जाएगा, और फेदर आ गया है और स्मूथ भी हो गया है ये। और इसके बाद है ग्रो। अगर मैं ग्रो कर दूंगा तो ये बढ़ जाएगा सिलेक्शन। ये थोड़ा सा ग्रो हो गया है, जो कि इस जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर के अंदर जो कलर ज़्यादा है उससे मैच करते हुए कलर को ग्रो कर देगा, और वहाँ पर सिलेक्शन भी एक्सपेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मैं अंडू कर देता हूँ। और सिमिलर अगर मैं करता हूँ तो भी सिमिलर में जाएगा। अगर मान लिया कि मैंने एक सिलेक्शन यहाँ पर ये बनाया हुआ है, अगर मैं इसको सिमिलर कर देता हूँ, सिमिलर, तो इस कलर से रिलेटेड जहाँ पर भी वो कलर होगा, और पिक्सल में जो कलर लाइट डार्क होगा तो उसको छोड़ देगा और सेम कलर के पिक्सल को सिलेक्ट कर लेगा ये। तो सिमिलर में ये होता है। और इसके अलावा है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। कंट्रोल डी कर लेता हूँ, कंट्रोल डी करके, और सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया कि मैंने एक यहाँ पर सर्कल बना दिया है,
और न्यू लेयर ले लिया है, और सिलेक्ट में जा करके ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन करता हूँ। तो सिलेक्शन को भी हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सिलेक्शन का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। इस तरीके से ये सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म कर देता है, और जो भी एरिया है वहाँ पर हम इसको परफेक्टली बिठा सकते हैं, और एंटर करके उससे बाहर निकल सकते हैं। सिलेक्ट में जाने के बाद एडिट एंड क्विक मास्क मोड अगर मैं करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, और एडिट इन क्विक मास्क मोड अगर मैं क्लिक करता हूँ, अभी फ़िलहाल ये लेयर सिलेक्टेड नहीं है, इस लेयर को मैं अनलॉक कर देता हूँ पहले, और एडिट इन क्विक मास्क मोड पे क्लिक करता हूँ। ये क्विक मास्क मोड आ गया है इसके ऊपर, और एडिट में इसमें कर सकता हूँ जो भी मुझे करना है। तो ये मास्क इतना इतना दिखा रहा है, इतना इतना मास्क बन गया है इसका। तो ये बहुत ज़्यादा काम का तो नहीं है, और इसको ऑफ भी कर सकते हैं। और लोड सिलेक्शन, अगर मान लिया कि मैंने इसका सिलेक्शन किया हुआ, जैसे कि सब्जेक्ट को मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद में ये वाला सिलेक्शन मुझे सेव करना है। ये वाली फाइल मैं क्लोज करने जा रहा हूँ, और ये सिलेक्शन मैंने बना लिया है, और इस सिलेक्शन को मैं सेव करना चाहता हूँ। तो ये लोड सिलेक्शन है और ये सेव सिलेक्शन है। सेव सिलेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ, तो नेम में ब्राइड कर देता हूँ इसका नाम, और ओके कर देता हूँ। और इसको अगर सेव करेंगे तो ये सिलेक्शन भी सेव हो जाएगा, लेकिन आपको पीएचडी में सेव करना पड़ेगा। ये फाइल आपको पीएचडी में सेव करना पड़ेगी, साथ में सिलेक्शन भी सेव हो जाएगा। कंट्रोल डी करता हूँ, जब आप फाइल को ओपन करेंगे तो सिलेक्ट में जाना है, लोड सिलेक्शन करना है, और यहाँ पर ये ब्राइड जो मैंने सेव किया था उस पर क्लिक करूँगा तो वो सिलेक्शन वापस से आ जाएगा। तो सिलेक्शंस को सेव कर सकते हैं, जैसे कि पाथ को सेव कर सकते थे, ऐसे ही सिलेक्शन को भी सेव कर सकते हैं। और ये न्यू 3D एक्सट्रूजन, ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, मैं कोई नई फाइल ले लेता हूँ। ब्लैंक फाइल लेता हूँ। वो तो खैर आपको बता ही दिया था पहले भी, और वही चीज़ है, 3D एक्सट्रूजन करेगा ये। इसमें मैं कुछ कलर फिल कर लेता हूँ, कंट्रोल डी कर देता हूँ, और सिलेक्ट में जाके न्यू 3D एक्सट्रूजन कंट्रोल के साथ इसको वापस से सिलेक्ट कर लेता हूँ, न्यू 3D एक्सट्रूजन। तो ये 3D एक्सट्रूड कर देगा इसको, फाइल को, ऑब्जेक्ट को यानी कि। और अगर मैं फिल्टर में जा करके इसको कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फिल्टर्स कर देता हूँ, और ओके कर देता हूँ इसको, और लेयर में जा करके देखता हूँ तो ये स्मार्ट फिल्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि स्मार्ट फिल्टर अप्लाई किया है इसमें मैंने। और इस फाइल को यहाँ पर जो आइकन के नीचे यहाँ पर साइड में है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर ये खुल जाता है। और अगर मैं इसका एंगल चेंज करता हूँ इस प्रकार से मैंने एंगल चेंज कर दिया है, और इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ, तो यही चेंजेस मुझे यहाँ पर भी मिल जाता है। एक बार और देख लीजिए, ये मैंने कंट्रोल एस किया चेंज करने के बाद, और यहाँ देखूंगा तो मुझे यहाँ पर भी वही चेंजेस मिल जाएगा। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का की खासियत है। और कलर वगैरह चेंज करना है तो फिल्टर में जा करके और भी कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल एस कर देता हूँ इसको, और क्लोज कर देता हूँ मैं। ये स्मार्ट फिल्टर का, स्मार्ट ऑब्जेक्ट का कमाल होता है। ये जो भी चेंजेस करना है तुरंत ही चेंजेस करके उसको मेन फाइल पे ला सकते हैं, और इसकी लेयर भी ट्रांसपेरेंट है। और इसके अलावा फिर फिल्टर में जाते हैं तो जनरेट नॉर्मल मैप, ये तो लास्ट कमांड है, ये लास्ट कमांड रहेगा, ये यहाँ ऊपर दिखाएगा, और जो मैंने लास्ट में यूज़ की थी वो दिखाएगा। और यहाँ पर ये फिल्टर गैलरी अगर है, ये दिखाता हूँ फिल्टर गैलरी में।
कुछ चेंजेस करके मैं फिल्टर गैलरी में जाता हूँ। तो ये इतने सारी गैलरीज दिए हैं, इतने सारे फोल्डर्स दिए हुए हैं। इमेज के ऊपर ये कुछ इस टाइप का इफेक्ट देना है तो ये फिल्टर गैलरी में जा करके दे सकते हैं। आर्टिस्टिक है, कलर्ड पेंसिल, कटआउट, ड्राई ब्रश, फिल्म ग्रेन, काफ़ी सारे इसमें इफेक्ट वगैरह दिए हुए हैं। और यहाँ साइड में इसके पैरामीटर्स भी दिए हुए हैं कम ज़्यादा करने के लिए। और ये ब्रश स्ट्रोक्स है, इस टाइप से हम इफेक्ट दे सकते हैं और थोड़ा सा टूनिश इफेक्ट दे सकते हैं हमारी पिक्चर के ऊपर। और डिस्टॉर्ट अगर जाता हूँ, डिस्टॉर्ट में जाता हूँ तो ये डिस्टॉर्ट कर देगा इमेज को। इस टाइप के ये दिए हुए हैं फिल्टर, आप चेक कर लीजिए सारे। इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, सिंपल है, स्पेशल कुछ भी नहीं है। फिल्टर गैलरी है ये ग्लोइंग एजेस आ गया है और हर चीज़ जो भी एजेस वाली होगी वो ग्लो करेगी और कर रही है। और इसके अलावा टेक्सचर है इसमें, ये अलग अलग टाइप के टेक्सचर है, आपको बैकग्राउंड बनाने के काम में आएंगे और डिजिटल इफेक्ट देने के काम में आएंगे। मैं ओके कर देता हूँ इसको, तो ये इफेक्ट इस टाइप से आ जाएगा और आपको बढ़िया सा इफेक्ट, आप बढ़िया सी इमेज बैकग्राउंड वगैरह बना सकते हैं, मैगजीन कवर बना सकते हैं। और एडेप्टिव वाइड एंगल अगर मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, और वाइड एंगल मुझे बनाना है तो मैं यहाँ से ऐसा ये इमेज को क्लिक करते जाऊंगा तो इमेज का जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज होता रहेगा, इससे हो जाएगा इस तरीके से। तो ये वाइड एंगल को कंट्रोल करने के लिए होता है। वाइड एंगल यानी कि सॉरी, वाइड एंगल यानी कि बहुत पिक्चर में मतलब बहुत सारा एरिया कवर हुआ बताया जाता है, इसको ये हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये सर्कल वगैरह ये सब दिया हुआ है यहाँ पर। इस तरीके से इमेज को, वाइड एंगल को हम लोग चेंज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि वाइड एंगल को नॉर्मल एंगल बना सकते हैं। कैंसिल करता हूँ। अडेप्टिव कैमरा रॉ फिल्टर अगर मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर तो ये यहाँ से टेम्परेचर है, टिंट है, ये सब इफेक्ट चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से। एक्सपोजर है, कंट्रास्ट है, हाईलाइट, तो ये दे करके काफ़ी अच्छा सा इफेक्ट आप दे सकते हैं इमेज में। और इसके बाद में है लेंस करेक्शन। लेंस करेक्शन में अगर मैं इसे क्लिक कर देता हूँ तो एक्चुअली लेंस यूज होता है 16 टू 55 या 55 टू 250, इस टाइप का लेंस अगर यूज होता है। आपको लेंस करेक्शन करना है तो आप इससे कर सकते हैं। अगर आप फोटोग्राफर हैं तो ये आपके काम का टूल है। और इसमें लिक्विफाई अगर मैं जाता हूँ तो लिक्विफाई में ये ब्रश वगैरह दिए हुए मैंने आपको पहले भी बताया था, बता चुका हूँ। ये इस टाइप से इफेक्ट दे सकते हैं और इमेज को थोड़ा सा फनी बना सकते हैं आप, इस टाइप से है। और ये ब्रश है, ये सब अलग अलग ब्रश हैं और अलग अलग काम करते हैं। ये फिर से ये आ जाता है। मैं आपको ये सारा बता चुका हूँ, आप मेरा ट्यूटोरियल
आपको याद हो तो आप वापस से देख सकते हैं। और वैसे इसमें टूल सिंपल दिए हुए हैं, ये इसको कैंसिल करता हूं मैं। और ये वेनिशिंग पॉइंट, ये क्लिक करता हूं मैं, यहाँ से यहाँ तक क्लिक कर देता हूं, और यहाँ और एक यहाँ। तो ये वेनिशिंग पॉइंट इमेज को एक्चुअली कोई इमेज होती है जो कि पर्सपेक्टिवली पर्सपेक्टिव टाइप में इमेज होती है, जिसका बेस अलग होता है। आप यहाँ से बेस सिलेक्ट कर सकते हैं, बेस सिलेक्ट कर सकते हैं, और वॉल बना सकते हैं इस टाइप से। फिर नया आपको लेना है तो यहाँ से क्लिक करके आप नया भी ले सकते हैं इस टाइप से। और ये सब इस तरीके से पर्सपेक्टिव आप इमेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव इमेज जो होती है, जहाँ पर रोड होता है, साइड में वॉल होती है और छत होती है, और जो बैक वॉल होती है वो दूर होती है, वहाँ पे आप उन सभी को सिलेक्ट करके इसको आफ्टर इफेक्ट्स में ले जा करके इसको एनिमेट कर सकते हैं, और थोड़ा सा 3D फील ला सकते हैं। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके बाद में बताऊंगा, और नहीं भी बताया तो ये कोई आपके लिए इतना कोई खास नहीं है। वो काम तो हम आफ्टर इफेक्ट्स में ऐसे भी कर सकते हैं जो ये फोटोशॉप में दिया हुआ है। और इसमें 3D है, अगर जनरेट बम्प किया, अभी फिलहाल तो कोई 3D ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, तो ये इसको बम्प इफेक्ट, जो इमेज हमारी उसका बम्प इफेक्ट इसने तैयार कर दिया है। और अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ तो यहाँ पर ये इसको इसका इफेक्ट दिखा देगा। और अगर मैं जनरेट नॉर्मल मैप करता हूँ तो ये नॉर्मल मैप दिखा देगा, और ओके करता हूँ तो ये इस तरीके से ये इमेज को थोड़ा सा ग्लो, जो एज ग्लो होता है वो दिखाने लग जाएगा। और एज डार्कन है, ये थोड़ा सा बम्पी टाइप में इफेक्ट आ जाएगा। बाकी फिल्टर हैं ये सारे, फिल्टर्स, ब्लर, ब्लर गैलरी या डिस्टॉर्ट, नॉइज, ये सारे आपको मैं बता चुका हूँ। ये शार्पन में अनशार्प मास्क वगैरह, शेक रिडक्शन वगैरह, ये सब चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ। ये अभी फ़िलहाल कैंसिल करता हूँ, ये टाइम लगेगा इसको करने में। तो फिल्टर्स वगैरह भी सारे हो चुके हैं आपके, और ये लेक्चर मैं समाप्त करता हूँ। आगे का कुछ और लेकर आता हूँ। जब तक के लिए धन्यवाद।